May I come in? Yes, come in. Thank you, sir. Good morning. Good morning. बैठिए. Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए, नाम को गोपनीय रखते हुए. सर मैं श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वर्तमान में जेसीटीओ की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ सर. क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है और मैं सिविल सर्वेंट में हाईएस्ट रैंक पे जाना चाहता हूँ सर, राजस्थान सिविल सर्विस. ओके, आरएस बनना चाहते जी हैं सर. आप. कब से हैं जेसीटीओ, आप कौन से बैच से? सर मैं आरएस 2013 बैच से हूँ, जिनकी पोस्टिंग 2017 में हुई थी. ठीक है, इससे पहले आप टीचर रहे हुए हैं? जी सर. कब से कब तक? मैं सर 2012 से 2017 तक टीचर रहा हूँ. क्या पढ़ाते थे आप? मैं सर प्राइमरी लेवल के टीचर था सर, तो सारे सब्जेक्ट थे. ठीक है, अभी एक विवाद चल रहा है L1 टीचर को लेकर के. जी सर. क्या विवाद है? ये सर की जो बीएसटी डिग्री जिन्होंने होल्ड की हुई है, तो L1 में सिर्फ वही कैंडिडेट है वो एलिजिबल होंगे. जो बीएड वाले हैं वो लेवल 2 के लिए एलिजिबल करेंगे. ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर. ठीक है, तो ऐसा करना क्या उचित है क्या? मेरे नजरिए से सर ऐसा करना उचित है, क्योंकि जो बीएसटीसी है वो पर्टिकुलरली जो उनका जो 2 साल का कोर्स रहता है वो लेवल फर्स्ट के रिगार्डिंग ही रहता है. जो बीएड का सिलेबस है वो सेकेंडरी और हायर लेवल की जो क्लासेज है उनके लिए रहता है सर. ठीक है, तो फिर क्या हमें हर क्षेत्र के अंदर ऐसा करना चाहिए? जैसे बहुत सारे बीटेक किए हुए लैब असिस्टेंट बन जाते हैं, चपरासी की जॉब होती है वो भी ज्वाइन करने के लिए वो चले जाते हैं. क्या उनके लिए भी ऐसा कुछ क्राइटेरिया तय करना चाहिए हमें? मिनिमम क्राइटेरिया सर हर एक पोस्ट के लिए मेरा मानना है कि तय होना चाहिए सर. ठीक है, साइकेट्रिस्ट एक शब्द होता है और एक साइकोलॉजिस्ट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? साइकेट्रिस्ट है सर वो एक चिकित्सक की डिग्री है. वो जैसे चिकित्सक 4 साल का अपना डिग्री करता है वैसे ही सर वो होता है. वो दवाइयां लिखता है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल जैसे मेडिकल प्रोसीजर के तहत करता है. जो साइकोलॉजिस्ट है वो सर साइकोलॉजी में वो पीजी या पीएचडी की होती है सर उसकी. वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों को फॉलो करता है. वो काउंसलिंग और परामर्श कर सकते हैं सर. ठीक है, अभी आप जेसीटीओ हैं, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इसमें आप स्टेट जीएसटी वाला देखते हैं या पूरा जीएसटी? स्टेट जीएसटी का रहता है सर हमारे स्टेट पास. जीएसटी. जी सर. कितना % टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है आफ्टर जीएसटी राज्य सरकार का? सर जो टैक्स राजस्थान गवर्नमेंट का अगर टैक्स कलेक्शन देखें तो सर उसमें जो 2017 में सर जो वैट है वो उसकी जगह अपना जीएसटी आया था, तो उसमें 16,000 करोड़ का कलेक्शन था सर जो लास्ट वैट में था. और जो अभी 2022-23 का एंड हुआ है तो उसमें 46,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है सर. ठीक सर. डिपार्टमेंट जो है जी सर, उसकी भूमिका क्या है राज्य में? राज्य के सर 66% रेवेन्यू वो सीटीडी डिपार्टमेंट से आता है. तो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स है सर वो सीटीडी डिपार्टमेंट है. सेकंड जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट है सर. एक्साइज का क्या परसेंटेज है? सर मैं ध्यान नहीं है एग्जैक्ट. अच्छा, सीटीडी डिपार्टमेंट में टैक्स के सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई नए इनिशिएटिव किए हो? सर सीटीडी डिपार्टमेंट ने सबसे पहला तो अपने जो अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी को लागू किया सर. अब उसके लिए अपने माननीय सीएम सर ने जो इस बजट में घोषणा की है कि एक एआई बेस्ड पोर्टल आएगा जिससे जो टैक्स फाइलिंग है, जो टैक्स भरने का चलान है, वो प्रोसीजर है वो बहुत इजी की जाएगी. और इसके अलावा टैक्स मित्रों की भी नियुक्ति की जाएगी जो व्यापारियों को सहायता करेंगे सर. वेट या जीएसटी है वो अलग अलग जगह पर चोरी देखने को मिलती है. जी सर. इसके लिए भी कुछ इनिशिएटिव किए हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस जीएसटी के दायरे में आए? इसके लिए सर कई चीजें की है. जैसे सर अभी ई इनवॉइस सिस्टम लागू किया है सर. 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है वो ई इनवॉइस इशू करेंगे, तो उसका सर जो पूरा पोर्टल जो पूरा डेटा है उनका वो पोर्टल पे ऑटोमेटिक अपलोड होगा. इसके अलावा ईवे बिल जारी, जो भी ईवे बिल में सर क्या रहता है, जो भी सामान एक व्यापारी दूसरी जगह भेजता है तो उसकी एक जो रास्ते के लिए एक तरह का चलान है वो इशू करता है, जिससे वो किस व्यापारी के पास गया, कितना माल है और कितना उसकी कीमत है, वो सारी चीजें सिस्टम पे. कमर्शियल टैक्स है वो कौन सी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत. फाइनेंस का कौन सी ब्रांच है? फाइनेंस का एक्सपेंडिचर, बजट, रेवेन्यू. रेवेन्यू. अच्छा, आप टीचर भी रहे हैं. जी सर. तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हाँ जी, वो आने से क्या चेंजेस हुए हैं और क्या राजस्थान में ये लागू कर दी गई है? राजस्थान में सर अभी लागू नहीं हुई है ये एजुकेशन पॉलिसी. उसमें जो सबसे
बड़ा चेंजेस है वो ये है कि सर जो एक दृढ़ सिस्टम था कि +2 में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही रख सकते हैं, तो वो एक तो खत्म हो जाएगा सर। आप अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सर। दूसरा ये है कि सर 6th क्लास के साथ आप वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मातृभाषा को भी महत्व दिया गया, अपने जो स्टडी है वो मातृभाषा में भी कर सकते हैं अपने। आपने एक वीकनेस अपनी बताई हाँ जी। कि सेइंग यस टू एवरीवन। जी सर। तो आप यस मैन की भूमिका में आप प्रशासन में भी रहोगे, क्या ये कहना चाहते हो आप? यस का सर मेरा जो व्यक्तित्व संबंधित मैंने इसमें जो अपनी कमी ली है उसका मतलब ये है कि सर कई बार कुछ अपने पास ऐसे और लोग अप्रोच करते हैं कि लिखिए आपने ये सेइंग यस टू एवरीवन। हाँ जी सर। जो भी सर अप्रोच करता है अपने को, अपने उसको मैं अभी मेरे को ये लगता है कि मैं उनको मना नहीं कर सकता, मेरे को ये लगता है कि इसका मना करूंगा तो ये हर्ट होगा, इस कारण मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जो भी उनका जो मोटिव होता है। तो मोटिव तो उनके तो अच्छे बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आपसे अपने मोटिव को किसी तरह से वो तो फिर प्राप्त करवा सकते हैं आपका, आप तो यस मैन की भूमिका में हो। नहीं सर, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि आप लोग को वायलेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपसे करवाते जाएंगे काम, क्योंकि आप तो यस मैन की भूमिका में हो। एक्चुअल में सर ये जो यस मैन है ये मैं इसलिए इसमें नोट किया है कि जो छोटी मोटी चीजें उनके लिए सर, ये मेरा प्रोफेशनल एप्टीट्यूड में सर ये इंक्लूड नहीं है, ये मेरी पर्सनल जो मेरे पर्सनैलिटी है। जैसे कोई कहता है कि अपने खेलने चलें और उसी टाइम मेरा कोई पर्सनल काम होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उसको मना नहीं करता। अपने पर्सनल जो चीजें होती है वो आपके प्रोफेशनल में झलक ही जाती है। बिल्कुल सर। तो झलक गई तो आप तो उसी दिन आपने कुछ गलत कर दिया, यस मैन तो हो आप। सही है सर, इसलिए मैंने इसको सर अपनी कमी में कंसीडर किया और इसको दूर करने का प्रयास करूंगा सर। आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, फिर अभी तक व्यक्तित्व की कमी में दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? आपने मतलब साइकोलॉजी से पीजी किया है। जी मैम। तो उससे कुछ सीखने की कोशिश की होगी। मैस्लो का जो रूल है वो क्या कहता है? मैस्लो का 5 नीड्स थ्योरी है मैम, और उसमें जो लास्ट जो लेवल है पर्सनैलिटी का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, तो वहां तक तो मैम नहीं पहुंच सकते अपने, लेकिन सेल्फ एस्टीम तक जा सकते हैं, और उसके लिए मैं पूरे प्रयत्न कर रहा हूँ पहुंचने के लिए, जो चौथी नीड्स है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाँ जी मैम। तो आपने कितना एक्चुअलाइज किया अपने आप को? मैम अभी मैं जहां तक एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट मैं खुद को रीड कर पा रहा हूँ, मैं अभी सेल्फ एस्टीम तक के लेवल तक ही पहुंच पा रहा हूँ मैम खुद। 4th। अच्छा, ये भी है कि फाइंडिंग न्यू वेज टू टैकल द प्रॉब्लम। जी मैम। तो आप किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए कुछ नए रास्ते तलाशते हो अपने जीवन में? जैसे मैम ऑफिशियल के लेवल पे बात करें तो हमारा एक काम रहता है कि जो टॉप टैक्स पेयर है हमारे जो एरिया के, उनको फॉलो अप करना है रेगुलरली। तो उसमें क्या रहता है कि मैम कि उनको पोर्टल पे जाके उनका जीएसटी नंबर से हम उनको ट्रैक करते हैं मैम। अभी कितनी स्लैब्स हैं जीएसटी की? 5 स्लैब्स हैं। अच्छा, और कोई एक नई स्लैब भी है? 5 स्लैब कौन कौन सी है, कितने कितने परसेंट? 0% है, 5% है, 12% है, और 18 और 28। ठीक है। एक 6% स्लैब भी आई है अभी? नहीं मैम, ऐसी कोई स्लैब नहीं। ईंट वगैरह पे? हाँ जी। ईंट भट्टे जो है उनको लेकर एक्चुअली मैम वो टैक्स स्लैब नहीं है, वो एक अलग से स्कीम दी हुई है। कुछ पर्टिकुलर जो काम है, जैसे ईंट भट्टा है, जहाँ कोई रेस्टोरेंट है, कि आप उनको एक स्कीम दी है कि आप जो अपने टर्नओवर का 6% टैक्स पे कर दो, इसके अलावा आपको कोई और टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वो जीएसटी में ही एक स्पेशल प्रोविजन किया हुआ है। इसका जो प्रोविजन था वो इसीलिए किया गया था कि कैस्केडिंग इफेक्ट दूर हो। जी मैम। ठीक है, लेकिन आईटीसी तो अभी भी चल रही है ना? हाँ जी मैम। तो आईटीसी से कैस्केडिंग इफेक्ट दूर होता है या क्या बना रहता है? आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मैम एक ये सिस्टम रहता है कि एक आदमी ने, एक टैक्स पेयर ने कोई चीज खरीदी और वो चीज आगे बेचता है तो उस पर डबल टैक्सेशन हो जाता है। तो जो उसने खरीदते टाइम टैक्स पे किया है वो सरकार उसको क्रेडिट दे देती है, आईटीसी बोलते हैं। इससे मैम कास्केडिंग इफेक्ट है वो कम हुआ है। लेकिन इसके नुकसान भी तो है ना बहुत सारे।
वो कर को वो आगे मतलब एक तरह से जैसे डेलीगेट कर देना, वैसा हो जाएगा। इसको मैम बोगस आईटीसी पास आउट बोलते हैं। वो ऐसे डीलर्स होते हैं जो एक्चुअल में माल की सप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ एक बोगस फर्म बना के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, और वो पास आउट करते रहते हैं। इनको रेगुलरली मैम इनकी जांच करके और इन पे अभियान चलाया जाता है। आप गिजा पिरामिड्स की स्टडी भी करते हो? जी मैम। क्या है ये गिजा पिरामिड्स? कब मतलब इतना स्टडी करने के पीछे क्या है इनमें? एक्चुअली मैम मैंने फिल्म देखी थी द मम्मी, और उसके बाद द मम्मी रिटर्न्स बचपन में, तो काफी प्रभावित हुए इनके बारे में देखा। तो उसके बाद मैंने लॉकडाउन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसमें मैंने डिप्लोमा किया है। इसमें डिप्लोमा किया है? जी मैम। अच्छा। तो इसमें पिरामिड जो दुनिया की, इसके बारे में फेमस कहावत है कि इंसान समय से डरता है और समय पिरामिड से डरता है। तो पिरामिड लगभग 5000 साल पुरानी एक स्ट्रक्चर है जो आज भी वैसी है जो सी बनी हुई है, और इस पे बहुत सारी रिसर्चेज, अनुसंधान, शोध चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसका बनाने का मकसद क्या था और इनको किस प्रोसीजर से बनाया गया। नहीं, आपने रिसर्च की तो आपको तब नहीं पता चला? नहीं मैम, इसमें अभी थ्योरीज है मैम कई तरह की, लेकिन अभी तक कोई एक कंक्लूजन नहीं है कि ये हो सकता है, ये फाइनल है। अभी तक सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की गई है। तो कुछ स्पेसिफिक विशेषता भी तो होगी ना इसकी? बहुत सारी विशेषताएं मैम इसमें। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि मैम ये 21वीं सदी तक की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी अभी तक की ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर में, और इसमें मैम लगभग 23 लाख टन पत्थर लगे हुए हैं, और जिनका वजन 10 टन से 80 टन के बीच है। और उस टाइम कोई मशीनें नहीं थी, लोहा भी नहीं था, लोहे का आविष्कार भी नहीं हुआ था, और उनको बड़ा प्रीसाइजली कट करके उनको लगाया हुआ है, और इतना प्रीसाइज वर्क किया हुआ है कि दो पत्थरों के बीच में अपने एक ब्लेड भी नहीं रख सकते थे। और उनको अगर आज के टाइम में अगर डेली 10,000 वर्कर्स 10 आवर्स काम करें तो आज की डेट में 18 साल लगेंगे मैम, और उन्होंने उस टाइम ही इसको 18 से 20 साल में बना दिया था पूरे साल। ठीक है, थैंक यू। गिजा की बात की हुई आगे पे ले जाता हूँ पिरामिड्स को। जी सर। पिरामिड्स आपने बोला कि उस समय लोहा का आविष्कार या डिस्कवरी नहीं हुई। जी सर। गोल्ड था वहां पर उस समय? गोल्ड था सर। ओके, गोल्ड है तो फिर आपको मुझे बताएं। हाँ जी। टूटनखामुन हाँ जी और नेफरेटीटी, हाँ जी, इन दोनों के बारे में बताएं। टूटनखामुन सर पिरामिड का सबसे यंगेस्ट किंग था, जो 17 साल की उम्र में जिनकी डेथ हो चुकी थी। 9 साल की उम्र में वो किंग बन गए थे, और उनकी जो कब्र है वो रिसेंटली मिली थी वहां पे। तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो कब्र थी वो शापित कब्र थी, और उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज है, फिल्में भी बनी हुई है सर, जो सबसे चर्चित राजा है। और नेफरेटीटी मैंने इनके बारे में बताया सर, मैंने पढ़ा था, अभी मैं रिकॉल नहीं तो फिर आपने स्फिंक्स के बारे में भी पढ़ा? जी सर। स्फिंक्स के बारे में बताया। जी सर। स्फिंक्स बिल्कुल उसके सामने बना हुआ एक सेमी एनिमल एक स्कल्पचर है, जिसमें सेमी एनिमल में कौन कौन सा है? एक तो सर उसमें जो दड़ा है वो ह्यूमन की है, और जो उसका शरीर है वो शेर का है सर। ओके, ऐसे ये स्फिनिक्स क्या है? स्फिनिक्स सर एक्चुअल में इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसमें जो रहस्य है उसकी चाबी मिल सकती है हमें पिरामिड के खोलने की, और इस पे सर वहां की सरकार ने बैन लगा रखा है इस पे रिसर्च करने के लिए, और किसी भी तरह की वहां पे रिसर्च सर अभी तक इस पे नहीं हो पाई है। चलिए मुझे क्लियोपेट्रा के बारे में भी बता। क्लियोपेट्रा सर फेमस रानी थी वहां की, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, और सबसे ज्यादा जो उनका जो चर्चा है उनकी खूबसूरती है, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो गधी के दूध से स्नान करती थी। चलिए आपके साइकोलॉजी पे आते हैं। जी सर। साइकोलॉजी में मुझे बताएं, आपकी ये जो स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, हाँ जी, ये किस कारण होती है? ये सर जब व्यक्तित्व कमजोर होता है तो उसमें जो किसी दूसरे की व्यक्तित्व की को अपना लेते हैं, इसका सर जैसे अपने देखते हैं कि हिस्टीरिया रोग है, तो इसी कारण सर स्प्लिट पर्सनैलिटी के कारण रहते हैं सर। इंक ब्लॉट भी सुना होगा आप? जी सर। इंक ब्लॉट्स क्या होते हैं? इंक ब्लॉट सर एक प्रोजेक्टिव मेथड है पर्सनैलिटी टेस्ट का, हरमन रोरशा ने बनाया था सर। तो इसमें क्या रहता है सर कि शाही के धब्बे बने होते हैं रैंडमली, जो स्पष्ट नहीं होता कि किस चीज की ये शेप है, तो उसको देखकर आदमी अपने
अंतर्मन से बताता है कि मेरे को ये चीज ये लग रही है, उसके जो रीडिंग करके एनालिसिस करके उसके अचेतन मन की इच्छाओं को सर रीड किया जाता है। स्प्लिट पर्सनालिटी का एक बहुत फेमस नॉवल है, जैकल, दूसरा नाम क्या है उसका? नहीं सर, मैं अवेयर नहीं हूँ सर। ओके, एक प्लॉट की अपन बात कर रहे थे। जी सर। तो आज का अगर अपन राजस्थान का नक्शा देखें और डिस्ट्रिक्ट, नई डिस्ट्रिक्ट बनने के पहला नक्शा देखें, कलरफुल उस पे पॉलिटिकल टाइप करके, तो वो भी इन प्लॉट जैसे ही लगते हैं। तो क्या हम किसी नई डिस्ट्रिक्ट का उसके बारे में मालूम कर सकते हैं? सॉरी सर, इन प्लॉट ऐसे ही होता है ना? हाँ जी सर, होता तो ऐसे ही। चलिए, आपका दूसरी है, आपने बताया कि ये जीएसटी से, जीएसटी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स है पेट्रोलियम में, सॉरी पेट्रोलियम में कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है? एक तो नेचुरल गैस है सर, हाई स्पीड डीजल है सर, और पेट्रो प्रोडक्ट जो भी है सर। हाई स्पीड डीजल पर नहीं लगता? नहीं सर। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, पेट्रोल प्रोडक्ट्स में भी लगता? नहीं लगता सर। ओके, क्रिकेट इन यूएसए। जी सर। अभी क्रिकेट यूएसए में खेली जा रही है, आपका एक ये भी है प्लेइंग हाँ क्रिकेट। जी सर। उनका एक लोकल गेम बड़ा पॉपुलर है, बेसबॉल। जी सर। बेसबॉल और क्रिकेट में क्या समानता है? बेसबॉल और क्रिकेट में सर जो एक तो समानता, इनका जो पैटर्न है वो लगभग समान रहता है और ग्राउंड भी लगभग सेम रहता है सर। जैसे उसमें भी एक बैट्समैन होता है, इसमें भी सर एक बैट्समैन है, बॉलर है, और वही सर जो हिटिंग करनी होती है मैक्सिमम, तो पैटर्न सेम है सर। थैंक यू सर। ठीक, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू।